हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न है इसकी करंट अफेयर्स जो कि जून मंथ की है। तो यहाँ पे हम लोग दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी एंड आईआर। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इकोनॉमी की कुछ टॉपिक्स। ओके, तो लास्ट दो जो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुई है, आई होप कि आप लोग इसको भी कवर अप कर लियो। अगर नहीं किए हो तो मेरे प्लेलिस्ट में आकर आप लोग कर सकते हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही इकोनॉमी में आज हम लोग कुछ टॉपिक्स देख लेंगे, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। कोविड-19 के बाद जो है काफ़ी चेंजेस आई है, आप लोग समझ ही रहे हो। इंटरनेशनल रिलेशन में भी हम लोग काफ़ी चीज़ें चेंज देखे हैं। ई डिप्लोमेसी पे बात की है, क्योंकि पहले हम लोग जो है फिज़िकल कांटेक्ट होता था, हमारी फ़ेस टू फेस कांटेक्ट पे ध्यान देते थे, कोई भी अगर डिप्लोमेट अगर रिलेशन को आगे बढ़ाना है तो। बट अब क्या है कि अब हम लोग ई डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्चुअल सबमिट हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो कि कोविड-19 के बाद अब शिफ्ट होते हुए दिख रही है। तो इकॉनमी में भी बहुत सारी शिफ्टिंग देखने को मिलेगा और कुछ नई नई चीज़ें जो है यहाँ पे आपके निकल कर आई है। तो अब आप लोग को एक न्यू तरीके का चीज़ जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है, और पहले क्या था अब क्या होने वाला है, ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ने की ज़रूरत है। तो इकॉनमी में हम लोग पहली टॉपिक देखने वाले हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, यानी कि जो कमी है, पैसों की जो कमी होती है उसको देखते कैसे मोनेटाइज किया जाएगा। साथ ही सेकंड है कि सस्पेंशन किया जा रहा है, वो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, जो कि हम लोग जानते हैं कि आईबीसी काफ़ी लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। 2016 के बाद से कंटिन्यूस इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग बराबर डिस्कस किए कि कितने अच्छे से ये वर्क कर रही है, कितने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे जो भी कंपनी अगर पूरी तरीके से इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तो उसको कैसे रिवाइव किया जा रहा है, कैसे हेल्प किया जा रहा है, कैसे यहाँ पे जो केसेस है यानी कि एनपीए होने से पहले ही कैसे बचाया जा रहा है सारी चीज़ों को। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखे हैं। बट अब देखेंगे कि क्यों इसको सस्पेंड किया जा रहा है, कब तक सस्पेंड किया जा रहा है और क्या इसके पीछे रीज़न है, और आगे आने वाले दिनों में क्या यहाँ पे आपका एक एजेंडा लेकर चला जाएगा। थर्ड है कि बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2020 लाया गया है कि बैंकों को अब न्यू तरीके से कैसे यहाँ पे लेकर चलना है, बैंकों की रेगुलेशन कैसी होनी चाहिए। तो एक ऑर्डिनेंस ही यहाँ पे 2020 लाया गया है। इससे पहले भी हम लोग ऑर्डिनेंस देखे हैं, काफ़ी जगहों पे ऑर्डिनेंस देख रहे हैं। ऑर्डिनेंस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के कारण जो है सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, और जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहते तब प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इस तरीके का अध्यादेश जारी किया जाता है, अगर उनको लगता है कि जो भी चीज़ें हमारे कंट्री के लिए ज़रूरत है तो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये 3 टॉपिक हम लोग आज कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत डिटेल में, बहुत लेंथी में है और सही तरीके से आप लोग को यहाँ पे डील भी करना है, दैट्स वाई। बट अगर टाइम मिले तो 4th टॉपिक भी हम लोग देख लेंगे, जो कि है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको यहाँ पे जितनी भी स्टार मार्क दूँ वो कम है, क्योंकि इस तरीके का जो कुछ भी फंड नया आपका जब डेवलप किया जाता है, जब आपका कुछ भी नया फंड आता है जैसे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, तो आप लोग को पता है कि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो रही है। पेमेंट वगैरह भी आप लोग देखते हो कि ऑनलाइन मोड पे ही शिफ्ट हो रहा है। अब कैश की जो लेन देन है ना वो हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि इससे भी जो है वायरस स्प्रेड होने की चांसेस होती है, तो लोग अवॉइड करते हैं। यूपीआई को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, भीम ऐप एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेसन में मैं कुछ क्वेश्चन पूछी थी पॉलिटी की, उसकी आंसर बता दूं, और साथ ही साथ आईआर की कुछ क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, दोनों तरीके से पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मैं अगर आप लोग के लिए इतना एफर्ट्स लगाती हूँ तो आप लोग की भी ये ड्यूटी बनती है कि आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है कि नहीं, तो म्यूचुअल कॉपरेशन भी होनी चाहिए। उसी तरीके से मैं आप लोगों को कॉपरेट करती हूँ तो आप भी मुझे कॉपरेट करो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मैं पूछी थी। सबसे पहला है कि कस्टोडियल वायलेंस से आप क्या समझते हो। कुछ कमेटी का नाम बताना था जो कि पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है, एंड व्हाट इज अंगीकार कंपेंज। आइए देख लेते हैं। कस्टोडियल वायलेंस की बात करें तो ये एक तरीके का वायलेंस है जो कि जुडिशियल और पुलिस कस्टडी में होता है, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जिनके द्वारा अगर किसी भी तरीके का क्राइम किया जाता है तो उनको मेंटली या फिजिकली जब टॉर्चर किया जाता है तो उनको हम लोग कस्टोडियल वायलेंस कहते हैं। और इसी टॉर्चर करते करते जो है पुलिस कस्टडी में जब किसी भी इंसान को जो भी किसी भी तरीके का क्राइम करते हैं, अगर उनको इसी टॉर्चर करते करते अगर उनका डेथ हो जाता है तो डैट इज़ नोन एज कस्टोडियल डेथ। ठीक है, सेकंड है कि यहाँ पे बहुत सारी कमेटी है पुलिस रिफॉर्म, क्योंकि आज से ये पुलिस रिफॉर्म का फंडा नहीं चलते आ रहा। पुलिस रिफॉर्म का फंडा 1971 से चलते आ रहा है, और आज तक हम लोग इस चीज़ पे कभी भी काम नहीं किए, यानी कि हमारी सरकार के द्वारा कभी भी काम नहीं किया गया। सो बैड फॉर दिस। बट फिर भी अब जितनी भी कमेटी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला कमेटी जो बनाया गया था वो गोर कमेटी है, पुलिस ट्रेनिंग के ऊपर, कि पुलिस को प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए। सेकेंड है कि रिबेरो कमेटी जो कि पुलिस रिफॉर्म के ऊपर है। पद्मना भैया कमेटी जो कि पुलिस रिफॉर्म के ऊपर अगेन 2000 में है। मालिमत कमेटी जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए है, और ये 2001 का है। सेकेंड एआरसी में भी इस चीज़ का रिकमेंडेशन दिया गया था। पुलिस जो है यहाँ पे ज़रूरत है कि इनको अच्छे तरीके पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, यानी कि अगर ये लोग चाहते हैं तो अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
और पुलिस जो है ये स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, ठीक है, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट होता है और स्टेट लिस्ट होता है, तो ये स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, अंगीकार कैंपेन। अंगीकार कैंपेन जो है ये मेनली अवेयरनेस के लिए ही यहाँ पे लाया गया है, कि अवेयरनेस हो लोगों को कि कितने सही तरीके से आप लोग को वाटर और एनर्जी कंजर्वेशन करके चलना है, सैनिटेशन साफ़ सफाई पे ध्यान देना है, जो भी वाटर है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, साथ ही यहाँ पे बिहेवियर चेंज, और यहाँ पे क्या करना है कि लोगों की बिहेवियर चेंज करके ही ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। क्योंकि देखिए लंबे समय से क्या होते आ रहा है कि बचपन से अगर आप लोग नहा रहे हो, नहाते वक्त अगर आप लोग 4 बकेट पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो अभी क्या है कि अगर आपके दिमाग में ये होगा कि नहीं वाटर को कंजर्व करनी है, तो ये कैसे होगा कि बिहेवियर चेंज आपको लाना है। तो अब आप क्या करोगे कि धीरे धीरे जो है ना 3 बकेट पानी में ही नहा लोगे, फिर 2 बकेट पानी में ही नहा लोगे। तो इस तरीके का क्या है ना कि वाटर कंजर्व अगर करने के लिए आप लोग ने सोच रखा है, तो ज़रूर आप लोग इस चीज़ को करोगे, और ये चीज़ तभी होगी जब आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। फाइन, तो चलिए अब ये 3 क्वेश्चन हो गई। आज के लिए 4 क्वेश्चन है जिसकी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देनी है। फर्स्ट है कि ओशिंडेक्स और ओशिंद्र हिंद एक्सरसाइज पीच ब्लैक एंड ककाडू वाइनियल एक्सरसाइजेस, ये 2 कंट्री के बीच में होती है। आपको नाम बताना है कि इन दोनों कंट्री के बीच में ये सारी एक्सरसाइजेस होती है। सेकंड है कि ई डिप्लोमेसी से आप लोग क्या समझते हो। थर्ड है कि EVFTA, ये सेकंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि आपको EU और आसियान कंट्री के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके पहले कौन सी कंट्री थी ये बताना है, यानी कि यहाँ पे जो है वियतनाम के बारे में बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन एंड वियतनाम के बीच में अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इससे पहले भी एक आसियान कंट्री के मेंबर थे जिनके द्वारा जो है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है आपका किया गया है, तो उनका नाम बताना है। फोर्थ है कि इंडिया का बताना है कि ये कितने टर्म्स में है, यानी कि अभी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर जैसे इलेक्ट होकर आए, तो ये हमारा कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा टर्म है ये आपको बताना है। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछा गया है, कोई टफ नहीं पूछती हो, इतना तो एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल पे। सो स्टार्ट करते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। न्यूज़ में क्यों था, कुछ इकोनॉमिस्ट है जैसे कि पहले के जो RBI गवर्नर है सी रंगनाजन, उनके द्वारा इस तरीके का सजेस्ट किया गया था कि गवर्नमेंट को अब अपने डेफिसिट को मोनेटाइज करना चाहिए। तो ये है क्या, इसका मतलब क्या है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। तो मान लीजिए कि क्या होता है कि समटाइम्स क्या मेनली जो देखा जाता है कि सरकार क्या करते हैं कि जितना उनका रेवेन्यू होता है उससे जो वो ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है कि जितना उनके पास रेवेन्यू है, आय जितना आ रहा है, अगर वो इससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इट मीन्स कि उनकी जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू डेफिसिट नहीं, उनका फिजिकल डेफिसिट हो रहा है। फिजिकल कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी पैसे उनके पास आ रहे हैं वो सही तरीके से खर्च नहीं कर रहे, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो ये हो गया फिजिकल डेफिसिट। अब ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करें तो कैसे खर्च करें, पैसे तो कम है लेकिन कैसे खर्च करें, ज़रूर है कि कहीं ना कहीं से ये बोरो कर रहे होंगे, या फिर वो जो है यहाँ पे बोरो ही कर रहे होंगे। ज़्यादातर आप लोगों को देखने को मिलता है कि हम लोग एक्सटर्नल बोरोविंग करते हैं या फिर बॉन्ड वगैरह को इशू करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार के पास तो बहुत हथकंडे हैं जिनसे वो अपनी जो है इस तरीके का एक्सपेंडिचर का जो फाइनेंसिंग है वो निकाल पाते हैं। लेकिन ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है इसको 2 तरीके से किया जाता है, या तो यहाँ पे बोरो किया जाता है मार्केट से, या तो मोनेटाइज किया जाता है डेफिसिट को, यानी कि जो भी यहाँ पे घाटा है उसको पैसे देकर जो है ना वो पूरा कर लो। और मोनेटाइज जो किया जाता है वो RBI से किया जाता है, क्योंकि सरकार के पास जितने भी यहाँ पे घाटे होते हैं, यानी कि मान लीजिए कि ज़्यादा जो है वो खर्च कर दिए, तो खर्च किए तो एक्स्ट्रा मनी चाहिए। तो पहला है कि हम लोग जो है बाहर से एक्सटर्नल बोरोविंग कर लिए, दूसरा क्या करते हैं कि RBI से ही एक तरीके का बोरो कर लेते हैं मनी का, और मनी के हिसाब से जो है पैसे देकर वो उस तरीके के जो डेफिसिट है उसको मोनेटाइज कर लेते हैं। तो ये 2 लेकिन सिंपल वर्ड में अगर आप लोग समझोगे कि मोनेटाइजेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है, इट मीन्स कि जो भी एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है ना, तो उसको पैसे से ही फाइनेंस करना, ना कि उसको कर्जे में इंक्लूड कर लेना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है कि आज के डेट में 1000 रुपीज़ है और मुझे जो है पूरा 1 महीना चलाना 1000 रुपीज़ में, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं या तो किसी से अपने दोस्त से रिश्तेदार से जो है थोड़ा और 500 रुपया बोरो कर लूँगी, या फिर क्या होगा, बोरो करूँगी तो ये क्या हो गया, ये मेरा डेट पे चला गया है ना, कि कर्ज है कि अगले महीने जब मुझे पैसे मिलेंगे तो फिर मुझे 500 रुपये जो है ना अपने फ्रेंड या रिश्तेदार को देना होगा। लेकिन मैं क्या करूँगी कि मुझे एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना है तो मैं RBI से जो है ना इस चीज़ को डील कर लूँगी, और RBI मुझे 500 रुपया देंगे और पैसे से ही मैं जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर लूँगी। तो ये क्या हो गया कि मेरे पास जो है ना इसको मैं मोनेटाइज कर ली, पैसे से ही मोनेटाइज कर ली, लेकिन ऐसा नहीं की कि मैं डेट ले ली, कर्ज पे नहीं डूब रही हूँ। क्योंकि अब क्या है कि सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो रहा है, धीरे धीरे जो है बर्बादी हो रही है सिचुएशन। तो अगर सरकार इस तरीके से कर्ज में डूबेगी ना तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ें
कहा जा रहा है कि मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि दो मोडालिटीज़ पे ये आपका होता है। सबसे पहला क्या है कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कर लो या फिर इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन कर लो। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, इस मेथड के अंदर क्या होता है कि आरबीआई क्या करते हैं ना कि न्यू करेंसी एकदम प्रिंट कर देते हैं, और जिसको कि यहाँ पे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो बॉन्ड है उसको परचेज कर लेते हैं डायरेक्टली। कहाँ से? प्राइमरी मार्केट से। और प्राइमरी मार्केट कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट से ही डायरेक्ट वो यहाँ पे परचेज कर लेते हैं इस तरीके के करेंसी का इस्तेमाल करके। यानी कि आरबीआई जो है करेंसी प्रिंट कर दिए, 500 रुपया प्रिंट कर दिए, मेरे द्वारा जो बॉन्ड इशू किया गया, मेरे द्वारा छोड़ दीजिए, सरकार जो बॉन्ड इशू करते हैं तो आरबीआई क्या करेंगे कि बॉन्ड ले लेंगे और 500 रुपया जो है सरकार को दे देंगे। तो सरकार को 500 रुपया और ज़्यादा खर्च करने का ज़रूरत है तो वो 500 रुपया जो है पैसे में ही दे के निपटा देंगे। अब यहाँ पे तो कहीं भी कर्ज का बात नहीं आया, डेट का बात तो नहीं आया, तो ये काम एक होता है जिसको डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है कि इस मेथड में जो डेफिसिट है उसको मोनेटाइज किया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा जो है बॉन्ड इशू किया जाता है प्राइमरी मार्केट में, और आरबीआई फिर उसको परचेज करते हैं इक्विवेलेंट अमाउंट में जितना भी गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, और वो सेकेंडरी मार्केट से कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट आपका होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, आप लोग पढ़े होंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल एंड परचेज होती है। तो ये आपका इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट नहीं हुआ ना। डायरेक्ट क्या हुआ होगा कि इसमें जो है आरबीआई ही बॉन्ड को परचेज करे और उसके बदले में सरकार को पैसे कर दे रहे हैं, लेकिन नहीं, इनडायरेक्ट में क्या हो गया कि सरकार जो है ना बॉन्ड को इशू कर रही है वो भी प्राइवेट मार्केट में, और आरबीआई क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट वो बॉन्ड को इशू कर रहे हैं प्राइवेट मार्केट में, और आरबीआई जो है ना इस तरीके का जो बॉन्ड को खरीद रहे हैं वो सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं और फिर वहाँ पे पैसे दे रहे हैं। तो ये हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट कहने का क्या मतलब होता है। प्राइमरी मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ क्रिएट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे सरकार जो है ना बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ को क्रिएट करती है। लेकिन वहीं सेकेंडरी मार्केट में देखें तो जहाँ पे ये सिक्योरिटीज़ ट्रेड किया जाता है, सेल एंड परचेज होता है। प्राइमरी मार्केट में अगर देखें तो कंपनीज जो है ना न्यू स्टॉक या फिर बॉन्ड को जो है पब्लिक को फर्स्ट टाइम वो सेल करते हैं, और इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। साथ ही सेकेंडरी मार्केट क्या है कि बेसिकली एक स्टॉक मार्केट होता है, जैसे कि आप लोग बीएससी देख लो, एनएससी देख लो, न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज देख लो, तो ये सारे जगहों पे आप लोग शेयर परचेज करते हो, है कि नहीं। तो ये जगह होता है सेकेंडरी मार्केट, वो होता है जहाँ पे आप लोग परचेज करते हो, शेयर परचेज करते हो, बॉन्ड परचेज करते हो, तो उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। लेकिन प्राइमरी मार्केट कहने का मतलब है कि पहली बार अगर कोई कंपनी अपना स्टॉक बेच रहे हैं या फिर स्टॉक जो है या फिर बॉन्ड बेच रहे हैं तो उसको इनिशियल प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और उसको इनिशियल ऑफरिंग पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। तो ये दोनों फंडा है, बेसिक फंडा है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, है ना। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि ऐसा कब कब हुआ, यानी कि जो डेफिसिट है उसको कैसे कैसे कब कब पहले भी इस तरीके का काम किया है कि नहीं। तो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट जो है ये पहले भी यानी कि 1997 तक जो है ये इंडिया में प्रैक्टिस किया गया था, जहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑटोमेटिकली ये मोनेटाइज करते थे गवर्नमेंट की जो भी डेफिसिट है। और वो कैसे करके, तो एडहॉक ट्रेजरी बिल यहाँ पे इशू करके। ट्रेजरी बिल आप लोग जानते हैं कि ये शॉर्ट टर्म डेट आपका इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल ये आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इशू किया जाता है। और ये इशू जो किया जाता है ना ये 1 साल के कम के लिए किया जाता है, 1 साल के कम डेज में किया जाता है। जैसे कि इसका टेन्योर के कब हुए तो 91 डेज़ के लिए इसको इशू कर सकते हैं, या फिर 182 डेज़ के लिए कर सकते हैं, या फिर 364 डेज़ के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम किया गया था 1994 और 1997 में। अगर देखें तो दो एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया था गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, कि इसमें जितना भी एडहॉक ट्रेजरी बिल है इसके थ्रू जो है ना ये कम्प्लीटली फेज आउट करेंगे जो भी फंडिंग वगैरह बचा हुआ है। तो FRBM एक्ट भी आया था जो कि 2017 में इसको अमेंड किया गया था, और जिसमें कि आपका एक स्कैप क्लॉज रखा गया था जो कि मोनेटाइजेशन यानी कि जितना भी डेफिसिट है, जितना भी सरकार का घाटा है उसको जो है ना यहाँ पे आपका कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है ना स्केप रख देना, यानी कि उसको हटा देना है, ख़त्म कर देना है। तो ऐसा भी FRBM एक्ट के अंदर रखा गया था। इससे भी रिलेटेड जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुका है। अब क्या है कि क्या ज़रूरत है और क्यों ऐसा हम लोग चाह रहे हैं कि न्यू स्टेप होना चाहिए अब, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि कोविड-19 पैंडेमिक से जो है पूरा इंडिया और पूरा संसार ही जूझ रहा है। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जैसे कि टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड सेविंग, डिमांड, साथ ही साथ सप्लाई, सब कुछ यहाँ पे ख़राब तरीके से आपका हिट हुआ है। सरकार के पास ना ज़्यादा पैसे आ पा रहे, सरकार को जो है ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, लोग जो है अपनी सेविंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, सप्लाई भी डिसरप्ट हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला है कि कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एक साथ यहाँ पे जो है घाटा निकल कर आ रहा है, और यहाँ पे GDP का अगर देखें तो ये
10% तक का भी क्रॉस हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा बात है, क्योंकि लास्ट ईयर जो ये घाटा था फिजिकल डेफिसिट अगर कंबाइंड देखें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, तो 7 to 7.5% लास्ट ईयर था। बट इस साल कोविड-19 के कारण जो है ये 10% भी क्रॉस कर रहा है। तो इस तरीके के डेफिसिट को मीट करने के लिए यूजुअली गवर्नमेंट जो है ना वो बोरो करती है, बाहर से बोरो करती है, और ये सारे बोरोइंग से क्या होता है कि गवर्नमेंट की कर्जा बढ़ जाती है, कर्ज बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। व्हाट इज़ डेट टू जीडीपी रेशियो? इसमें आपको साफ देखने को मिल रहा है कि कितना सरकार के द्वारा यहाँ पे डेट रखा गया और उसका जीडीपी में कितना ज़्यादा हिस्सा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। जिस कंट्री का डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, वहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि सरकार, ये समझ में आता है ना कि सरकार के पास रेवेन्यू कम है और खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, और ये समझ में आता है कि वहाँ पे फिजिकल मैनेजमेंट बहुत ही पुअर है। तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो अगर देखते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स कि वहाँ पे फिजिकल मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने से भी डरते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारा अगर इस तरीके से डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाता है। तो इंडिया की डेट टू जीडीपी रेशियो अगर हम लोग देखें तो ये इंक्रीज़ हो चुका है फिनेंशियल ईयर 21 में 84% तक, और ऑलरेडी ये हाई लेवल पे था, 72% था अगर हम लोग मूडीज़ और फिच के अकॉर्डिंग देखें। ये सब कुछ ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि इस तरीके का बताते हैं कि इंडिया के डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है। शुड मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट भी इम्प्लीमेंटेड? क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि इस तरीके का मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? तो कुछ आर्गूमेंट है फेवर में और कुछ यहाँ पे कंसर्न भी इससे रेज हो रहे हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या बातें किया जा रहा है। आर्गूमेंट देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है इसके फेवर में क्या बात किया जा रहा है कि हाँ, मोनेटाइजेशन करना चाहिए जो भी सरकार की डेफिसिट है। सबसे पहला है कि सॉवरेन रेटिंग, यानी कि सारी 3 जो रेटिंग एजेंसी है जैसे कि S&P है, मूडीज़ है, फिच है, उनके द्वारा इंडिया को जस्ट एक, आप देखोगे एक रैंक ऊपर रखा गया है जंग कैटेगरी स्टेटस में, जो कि BBB कैटेगरी होता है इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उनकी सॉवरेन रेटिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होता है कि कितना ज़्यादा हम लोग पब्लिक डेट को रेस करते हैं और डेट टू जीडीपी हमारा कितना है। तो इस चीज़ों के कारण क्या होता है कि हमारी जो यहाँ पे रैंकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं हो पाती है। तो 3 रेटिंग एजेंसी है। रेटिंग एजेंसी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितनी भी हमारे यहाँ कंपनी है या फिर सरकार का जो भी यहाँ पे डेफिसिट वगैरह है और सरकार का जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट है, उसको यहाँ पे जो है आपका रेट किया जाता है कि कैसा चल रहा है, सरकार का डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है या फिर पब्लिक डेट कितना बढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो कैटेगरी दिया गया है वो BBB दिया गया है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो है इस तरीके का अगर हम लोग मोनेटाइजेशन कर लेंगे तो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो कम हो जाएगा, पब्लिक डेट यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी कि हमारी जो सॉवरेन रेटिंग है वो और ज़्यादा बढ़ पाएगी। सेकंड है कि हम लोग जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है वो प्रिवेंट कर पाएंगे, यानी कि लार्ज स्केल में आप लोग देख रहे हो कि डोमेस्टिक बोरोइंग किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ये हार्ड हो जा रहा है कि वो अपना मनी रेज कर सके, और इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है क्योंकि इस तरीके का कॉम्पिटिशन निकल कर आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है ना वो बढ़ते जा रहा है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है ना अपने मनी को रेज करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्डशिप फील कर रहे हैं कि वो सही तरीके से जो है किसी काम में अपना मनी रेज नहीं कर पा रहे, उनके पास फंडिंग की प्रॉब्लम समटाइम्स ये देखने को मिल रही है, और उसके कारण वो क्या कर रहे हैं कि जो भी इंटरेस्ट रेट है वो उसको बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे और एक तरीके का प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो है ना अपने डोमेस्टिक बोरोइंग को कम कर देगी, यानी कि कर्जे को कम कर देगी गवर्नमेंट, तो क्या होगा कि सारे सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर भी अच्छे से काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छे से काम करेंगे। तो यहाँ पे दोनों अगर अच्छे से डील करके चलेंगे तो जो हमारा प्रॉब्लम है क्राउडिंग आउट इफेक्ट का, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं प्रिवेंट हो पाएगा। थर्ड है कि सिमिलर एक्सपेंशन देखने को मिलेगा मनी सप्लाई में, यानी कि वेदर जो सेंट्रल बैंक है अगर वो गवर्नमेंट बॉन्ड को एक्वायर करते हैं सेकेंडरी मार्केट से, जो कि OMO है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, या फिर डायरेक्टली वो ट्रेजरी से ही एक्वायर करते, तो इससे क्या होगा कि जो मनी का सप्लाई है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। सारे करेंसी और जो दूसरे लिक्विड इंस्ट्रूमेंट जो मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ MO और N1, ये कहीं ना कहीं आपका जो है अफेक्ट होगा। और ये सिमिलर है जैसे कि आप लोग जो है इन्फ्लेशन देखते हो, जो कि इन्फ्लेशन भी यहाँ पे कंट्रोल करना होता है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे मनी सप्लाई भी आपका एक्सपेंड हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगा। तो सरकार के द्वारा जो यहाँ पे डायरेक्ट मोनेटाइजेशन किया जा रहा है, तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या है कि RBI जो है ना वो यहाँ पे प्रिंट करेंगे नोट, और उसके बाद जो है सरकार जो बॉन्ड इशू करेंगे उसको डायरेक्ट यहाँ पे परचेज कर लेंगे, या फिर इनडायरेक्ट भी है जैसे कि सरकार के द्वारा जो है ना यहाँ पे बॉन्ड परचेज किया जाएगा और RBI जो है इसको खरीदेंगे कहाँ से, तो सेकेंडरी मार्केट से। या तो ये दोनों तरीके से जो है ना RBI क्या करेंगे कि नोट ही छापेंगे और वो अल्टीमेटली जो है सरकार तक नोट ही पहुंचाएंगे, चाहे डायरेक्ट पहुंचाए या फिर आपका इनडायरेक्ट पहुंचाए। तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो है वैल्यू होती है, 2 तरीके की करेंसी होती है, नैरो करेंसी, ब्रॉड करेंसी।
तो यही सारी करेंसी पे आपका इफेक्ट भी होगा। साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कहने का मतलब है कि जो महंगाई है, क्योंकि आपको नहीं लगता है कि जब भी सरकार के पास पैसे की कमी होती है तो आरबीआई क्यों नहीं नोट छाप देता? नोट छाप के जो है आराम से जो है हमारे कर्जे जो है सरकार की वो आराम से कम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करते ना आरबीआई, क्योंकि आरबीआई के पास भी बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जिनको उनको फॉलो करना होता है। अगर वो ज़्यादा करेंसी छाप देंगे और हमारे मार्केट में ज़्यादा करेंसी का इन्फ्लो हो जाएगा, इट मीन्स कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन क्या है? मार्केट में जो महंगाई आ जाता है। तो इसलिए आरबीआई ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी नोट नहीं छाप सकते, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है उनको, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर मनी सप्लाई एक्सपेंड होता है तो इससे जो है ना और बेटर ये हो पाएगा। साथ ही साथ लेस रिस्क देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन का इमीडिएट मार्केट में। जो ट्रांसमिशन है बेस मनी का, जो कि बेस मनी आप लोग देख सकते हो कि ये आपका एमओ है और ब्रॉड मनी आपका M3 है, ठीक है। तो वही है, नैरो मनी है, ब्रॉड मनी है। मैं करेंसी बोल दी थी क्या लास्ट टाइम? हाँ शायद मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा कोई नहीं, ये आपका दो तरीके का मनी होता है, ब्रॉड मनी और आपका नैरो मनी, ठीक है। तो बेस मनी होता है एमओ को बेस मनी मान के चलते हैं, और ये आपका ब्रॉड मनी होता है M3। तो ये भी आपका स्लो हो जाएगा क्योंकि स्लो क्रिएटिंग ग्रोथ होगा, और इससे क्या होगा कि हमारी जो वेलोसिटी है मनी की वो भी यहाँ पे स्लो हो जाएगी। यानी कि इसका जो परचेजिंग पावर है, जो डोमेस्टिकली इसको परचेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो भी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी, और इससे कहीं ना कहीं सही रहेगा। जो लो वेलोसिटी है और जो लेसर ट्रांसमिशन है, इससे जो इन्फ्लेशन रिस्क है वो कहीं ना कहीं कम हो पाएगा। क्योंकि अगर मार्केट में आपके ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, तो लोग खर्च कैसे करेंगे? और खर्च नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी मेंटेन रहेगा, है कि नहीं? तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। तो इतने सारे प्लस पॉइंट है जो कि यहाँ पे आर्गूमेंट में कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल सही स्टेप है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ कंसर्न यहाँ पे रेज हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मनी इसी तरीके का छापते रहे आरबीआई, और गवर्नमेंट की जितनी भी डेट है, गवर्नमेंट के जितने भी कर्जे है, कितना भी उनका डेफिसिट है, अगर उसी को ओवरकम करने में अगर यहाँ पे आरबीआई लग जाए, तो ये भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, लंबे समय के लिए इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और एक बार मार्केट में महंगाई आ जाता है तो फिर आपको समझ में आता ही होगा कि किस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो ये भी चीज़ हो सकता है। साथ ही रुपये की वैल्यू यहाँ पे कम हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हमारे यहाँ मनी करेंसी की अगर इनफ्लो हो गई ना, तो उससे क्या होता है कि हमारी मनी की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो जाती है, डिवैल्यूएशन हो जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही पॉसिबिलिटी होगा, हाँ, तो डिवैल्यूएट जो होती है ना रुपी, आप लोग में से एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि ये कैसे नेगेटिव में जाता है, क्यों हम लोग बोलते हैं कि हमारी वैल्यू रुपीज़ की जो वैल्यू है वो डिवैल्यूएट हो रही है? क्योंकि देखिए, हम लोग जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, जो हमारे यहाँ से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, मेनली हम लोग किसमें करते हैं? तो जो हमारा जो ग्लोबल करेंसी एक्सेप्टेबल है, जो कि आप देखोगे कि डॉलर वगैरह है, तो उस पर करते हैं। तो अगर हमारी वैल्यू की रुपी जो है बिल्कुल मेंटेन रहती है, तो $1 इज इक्वल टू हम लोग को कितना पे करना होता है? मान लीजिए कि 72 रुपया पे करना होता है। लेकिन जैसे ही हमारी रुपीज़ की वैल्यू अगर घटती जाती है, तो कहने का क्या मतलब है कि एक समय मान लीजिए कि ये मई मंथ में हम लोग जो है $1 अगर हम लोग दे रहे हैं, तो $1 अगर हम लोग ले रहे हैं तो 72 रुपीज़ हम लोग को देना होगा। लेकिन उसके बाद मान लीजिए कि जुलाई मंथ में क्या होगा कि ये अगर वैल्यू रुपीज़ की जो वैल्यू है वो अगर डिवैल्यूएट हो गई, तो हम लोग $1 की जगह जो कितना देंगे? तो 76 रुपीज़ देंगे। तो खर्चा किसका बढ़ रहा है? खर्चा तो इंडिया का बढ़ रहा है, यूएस का या फिर डॉलर जो भी इस्तेमाल करते हैं उन कंट्री का तो खर्चा नहीं बढ़ रहा है। इट मीन्स कि घाटे में कौन जा रहा है? तो इंडिया जा रहा है, क्योंकि रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पे घटती जा रही है। रुपीज़ की वैल्यू घटती जाती है तो हमारी जो है ना वो यहाँ पे खर्चे बढ़ते जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको नेगेटिव माना जाता है। पॉसिबिलिटी अगर देखें तो इनएफिशिएंट स्पेंडिंग है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि सरकार को अगर सरकार को ये पता चल जाए एक बार में कि चलो आरबीआई तो है ही, तो टेक इट ईजी भी ले सकती है सरकार के, अपने खर्चे को और एक्सपेंड कर देगी, और आरबीआई तो है ही नोट छापने के लिए, तो नोट छाप के हमको देते रहेंगे, हमारा जो है कभी भी इस तरीके का डेफिसिट होगा ही नहीं, कभी हम लोग डेट में जाएंगे ही नहीं। तो कभी भी ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे ज़रूरत से ज़्यादा अगर पैसे मिल जाते हैं तो लोग अपने खर्चे की जो दायरा है उसको कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं। कभी कभी जो ज़रूरत नहीं भी होता है तो खरीद लेते कि चलो नया खरीद लेते, कल परसों कभी भी तो ज़रूरत हो गई। तो इस तरीके की भी सरकार का हो सकता है कि इनएफिशिएंट जो कहते हैं कि स्पेंडिंग है वो बढ़ सकता है। तो ये भी बात बताई जा रही है। कुछ कंसर्न है जो कि अच्छे पॉइंट्स है, इससे आप लोग को समझ में आया होगा कि क्यों ऐसे कहा जा रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसको बेसिक मैं कहती हूँ कि मेजर्स जो है मनी सप्लाई का, इसको समझने का कोशिश कीजिए। 4 तरीके से होता है, MO, M1, 2, 3, 4, ठीक है। देखिए क्या क्या है यहाँ पे।
रिजर्व मनी जिसको एमओ बोलते हैं, इट मीन्स कि ये बेस है एकदम, इसको हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, मॉनेटरी बेस होता है, बेस मनी कहते हैं इसको। या फिर एमओ जो है जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है प्लस बैंकों के पास जितना डिपॉजिट है आरबीआई के साथ, तो बैंकों का जो डिपॉजिट है आरबीआई के साथ वो उसमें क्या क्या होता है, उसमें दो चीज़ें, तीन चार चीज़ें देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो होता है वो है सीआरआर, इट मीन्स कि कैश रिजर्व्स रेशियो, जो कि आज की डेट में 3% है, पहले 4% था बट अब इसको घटा के 3% कर दिया गया है। तो कैश के फॉर्म में जो बैंक है उनको आरबीआई के साथ ये डिपॉजिट करना पड़ता है। सेकंड यहाँ पे क्या है, एसएलआर। एसएलआर कहने का मतलब है कि यहाँ पे आज की डेट में शायद 19% है, मे बी ये रिड्यूस हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो 19% है, यानी कि बैंकों को जो है ना, चाहे वो कैश के फॉर्म में रखे, गोल्ड के फॉर्म में रखे या फिर किसी और फिजिकल फॉर्म में रखे, तो वो जो है यहाँ पे एसएलआर फॉर्म के साथ जो है वो आरबीआई के साथ इसको मेंटेन करते हैं। तो बैंकर्स डिपॉजिट है आरबीआई के साथ, साथ ही कुछ और डिपॉजिट है जो कि आरबीआई के साथ होता है। तो ये सारे मनी को जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक होते हैं, इसको हम लोग M0 कहते हैं, ठीक है, रिजर्व मनी है। यानी कि इससे जो है ना किसी तरीके का खेल नहीं होता है, इसमें लोन वोन नहीं दिया जाता, ये एकदम रिजर्व्ड है आरबीआई के साथ। सेकंड होता है यहाँ पे नैरो मनी। नैरो मनी कहने का मतलब है कि M1, यानी कि जो हमारे हाथ में एकदम नैरो है, हम लोग फ्रिक्वेंटली उसको यूज़ करते हैं, हमारे हाथ में जो करेंसी है, तो करेंसी जो कि पब्लिक के हाथ में है, साथ ही यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में जो डिमांड डिपॉजिट है, यानी कि हमारे पास हमारे हाथ में पब्लिक के हाथ में जो भी पैसे हैं, तो या तो हम लोग पैसे को घर पे ही रखें या फिर हम लोग बैंकों के साथ जो है इसको डिपॉजिट कर दें। तो बैंकों के साथ अगर हम लोग डिपॉजिट करेंगे तो इसमें क्या होगा, करंट अकाउंट होगा और सेविंग अकाउंट होगा, है कि नहीं। आपके पास दो तरीके का अकाउंट होता है, डेबिट कार्ड है तो सेविंग अकाउंट है, और आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो करंट अकाउंट भी हो सकता है। तो ये दो तरीके का अकाउंट आप खुलवाओगे। साथ ही कुछ और डिपॉजिट है जो कि आरबीआई के द्वारा रखना होता है। सेकंड क्या है कि M2 है। M2 कहने का मतलब है कि M1 तो इसमें इंक्लूड होगा ही, यानी कि जो पब्लिक के पास करेंसी है और पब्लिक चाहे वो अपने पास रखे या फिर बैंकों के साथ रखे। साथ ही सेविंग है, यानी कि जो डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस का, ये बैंकों का सेविंग्स भी है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया नैरो मनी। नैरो मनी कहने का मतलब है कि M1 और M2 ये नैरो मनी हो जाता है। ब्रॉड मनी आता है आपका M3 और M4। तो ब्रॉड मनी में क्या है कि M1 यानी कि जो भी पब्लिक के पास करेंसी है या फिर करेंसी वो अपना बैंक में रखे। साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम के साथ जो टाइम डिपॉजिट होता है, टाइम डिपॉजिट कहने का मतलब है कि आप एक बार डिपॉजिट कर दिए, आपका जो मैच्योरिंग पीरियड आएगा, यानी कि 1 साल, 5 साल, 50 साल, इसके बाद तभी आप वो पैसे को विड्रॉ कर पाओगे। तो ये हो गया ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि बहुत बड़ा मनी है, वो आप लोग जो है ना कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। नैरो मनी क्या हो गया, बहुत छोटा है, अभी आप लोग को कुछ भी खरीदना है तुरंत आप पैसे निकालो खरीद लो। आपके पास ज़्यादा पैसे हो गए तो आप उसको सेव कर दो, या फिर अगर करंट अकाउंट और आपका जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें भी आप लोग बहुत फ्रीक्वेंट होते हो, कभी भी विड्रॉ कर लो, है कि नहीं। तो इसको कहते हैं नैरो मनी। ब्रॉड मनी कहने का मतलब है कि वो बहुत बड़ा रुपया है और वो जो है ना बहुत ही स्पेशल टाइम में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, एक सर्टेन टाइम के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ M4 है। M4 में आपका M3 तो आता ही है, कहने का मतलब है कि टाइम डिपॉजिट तो आप लोग कर ही रहे हो क्योंकि बहुत बड़ा रुपया है। साथ ही सारे डिपॉजिट जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में होता है, ठीक है। तो M2 और M4 में पोस्ट ऑफिस के साथ जो डिपॉजिट होता है ये आपका ऐड हो जाता है। साथ ही साथ M2 में क्या है कि M1 होता है और M4 में क्या है कि M3 तो रहता ही है। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि करेंसी के ऊपर बात हो रहा है और करेंसी और मनी के ऊपर जब बात होता है तो अगर हम लोग M0, M1, M2, M4 ये सब बात नहीं करें तो फिर तो कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, ये टाइम है जब डिमांड और इन्फ्लेशन जो है ऑलरेडी बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बहुत बढ़ा हुआ है, मोनेटाइजेशन जो है ना ये नेगेटिव इफेक्ट भी, ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव इफेक्ट ही लेकर आएगा नॉर्मल सिचुएशन में। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी है कि जो कि लिक्विडिटी का जो ईज़ करना है उसकी साइकिल यहाँ पे आपका सेट ऑफ हो सकता है। साथ ही जो इंसॉल्वेंसी का जो यहाँ पे लेवल है वो भी यहाँ पे कम हो सकता है। इंसॉल्वेंसी कहने का मतलब है कि दिवालिया निकल गया, अब मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं पे कर सकूँ। साथ ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है इकॉनमी के ऊपर, जिससे कि डेट टू जीडीपी रेशियो रिड्यूस हो पाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि जो फिस्कल पॉलीगेसी है, पास्ट फिस्कल पॉलीगेसी जो पहले की है ना, उसको डेफिसिट मोनेटाइजेशन के लिए स्टॉप नहीं करना चाहिए। और डिसीजन जो है वो आज के डेट में जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट है। तो इन सारी चीज़ों के अलावा गवर्नमेंट को यहाँ पे एक इनोवेटिव वे लेकर आना चाहिए जिससे कि वो अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा सके। यानी कि गवर्नमेंट के पास जब पैसे आएंगे तभी तो सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकलेगा। तो कितना ज़्यादा जो है वो आरबीआई के ऊपर डिपेंड होंगे और कितना ज़्यादा आरबीआई से प्रिंट कराएंगे या फिर कितना ज़्यादा एक्सटर्नल बोरोविंग करेंगे, डेट भी ख़राब है, आरबीआई से प्रिंट भी कराना ख़राब है। तो
सबसे अच्छी चीज़ यही है कि सरकार को अपने रेवेन्यू की जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। तो लैंड बैंक जो है उसको सेल करना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे जो जीएसटी है उसको, उसके डिमांड को कट करना है, इनकम टैक्स रेट को यहाँ पे उनके डिमांड को यहाँ पे कट करना है। तो ये सारी चीज़ों से जो है वो अच्छा खासा हो सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट को यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करना है एक्सपेंडिचर के ऊपर, यानी कि सोच समझ के खर्च करने का टाइम अब ये आ चुका है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी आर्टिकल थी, मैं इसको कंसीडर करती हूँ, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें पता चला होगा, करेंसी क्या है, मनी क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग है, तो इसके बारे में भी देख लीजिए। सबसे पहला क्या है, सस्पेंशन, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को यहाँ पे सस्पेंड किया गया है। पहले समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस है जो कि अप्रूव किया गया था, जिसके थ्रू आईबीसी को यहाँ पे अमेंड किया गया है, और जो रिलीफ है कॉर्पोरेट के लिए वो यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए इस पैंडेमिक सिचुएशन में, जो कि आप देख रहे हो कि लगातार कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगते जा रहा है, जिससे कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुकी है, ऑलरेडी इम्पैक्ट हो चुकी थी, जो कि आप लोग देखे हो कि इतना सारा लॉकडाउन लगा है, उसके बाद जो है किसी किसी स्टेट में भी इंडिविजुअली अभी लॉकडाउन कैरी ऑन हो ही रहा है, तो इसलिए इस तरीके का आपका ऑर्डिनेंस लाया गया है। ऑर्डिनेंस में क्या है ये देख लेते हैं। सेक्शन 10A जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके द्वारा जो आईबीसी के सेक्शन 7, 9 और 10 है, इसको अभी सस्पेंड किया गया है। तो ये है क्या, इसको समझ लेते हैं। इसमें ये रखा गया है कि कोई भी एप्लीकेशन जो कि अभी तक फील्ड किया गया है इनिशिएशन, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, जो कि कॉर्पोरेट डेटर का है, किसी भी डिफ़ॉल्ट जो कि अगर अराइज हो रहा है 25 मार्च 2020 के लिए फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, जिसको यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा अप टू नेक्स्ट ईयर। कहने का मतलब है कि इंसॉल्वेंट, बैंक्रप्सी, अब इसको समझ लीजिए तभी आप लोग आगे समझ पाओगे। सो इंसॉल्वेंट और बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि मेरे पास कंपनी है, मैं चला रही हूँ अमूल की कंपनी, ठीक है, अमूल की कंपनी चला रही हूँ, अच्छे से यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, मैं बटर दे रही हूँ, यहाँ पे अमूल की चीज़ दे रही हूँ, अमूल की क्रीम दे रही हूँ, मिल्क दे रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, कर्ड वगैरह मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से चल रही है। बट एक समय के बाद क्या हो गया ना कि मैं घाटे में जा रही हूँ, यानी कि जितना मैं यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही हूँ, जितना मैं यहाँ पे पैसे लगा रही हूँ, उतना मैं यहाँ पे जो है कमा नहीं पा रही हूँ, और मैं जो है एक समय के बाद घाटे में चल गई। इसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी, यानी कि कोई भी कंपनी अगर घाटे में जा रही है और एक समय के बाद क्या हो जाता है, क्योंकि घाटे में जा रही है तो सिर्फ मैं ही घाटे में नहीं जा रही हूँ ना, मैं क्या करूँगी, बैंक से पैसा ले लूँगी। मेरे साथ कौन एसोसिएट हो गया, बैंक हो गया, यानी कि मैं किसको घाटे में रख रही हूँ, तो बैंक को घाटे में रख रही हूँ। अब बैंकों से मैं इतना लोन ले चुकी हूँ कि मेरे पास जो है मेरी कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, तो मैं बैंकों का लोन कैसे रीपेमेंट कर पाऊंगी। फाइन, तो प्रॉब्लम यही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे घाटे में चल रही हूँ, जिसको इंसॉल्वेंसी कहते हैं। लेकिन एक समय के बाद, वन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ऐसा आ जाएगा कि मैं अब इस चीज़ को समझ गई हूँ कि अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। यानी कि इंसॉल्वेंसी में ये एक रहता भी है कि चलो ठीक है, कुछ समय के बाद शायद मेरी कंपनी अच्छे से काम करने लगे, शायद मेरी कंपनी में प्रॉफिट होने लगे, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेकर आ सकूँ। लेकिन जब मुझे ऐसा लग जाए कि नहीं, अब मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरी कंपनी पूरी डाउन हो चुकी है, मैं अब इस हालत में हूँ ही नहीं कि मैं जो बैंक का कर्जा है वो मैं रीपे कर सकूँ, तो ये हालत है ही नहीं मेरी। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे कि बैंक रप्ट हो गई। मैं ये बोल दी, मतलब कि मेरी कंपनी अमूल की मैं यहाँ पे CEO हूँ, तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि अब मेरे से ये कंपनी नहीं चलने वाला, मैं बैंक रप्ट हो चुकी हूँ, यानी कि NPA होने वाला है बैंकों का, जितना भी मैं लोन यहाँ पे ली हूँ, तो इसको कहते हैं बैंक रप्ट। लेकिन इंसॉल्वेंट कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे लगता है मेरी कंपनी अगर घाटे में जा रही है, मैं यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी इसको रिवाइव करने का, लेकिन जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, तो इसको कहते हैं बैंकरप्ट। तो इससे क्या है ना कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया है, इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन रखे गए हैं, जिसमें कि अगर मेरी जैसी कंपनी, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि बैंकों से लोन लेकर जो है वो अपना चलाते हैं, लेकिन बाद में जो है वो घाटे में चल जाते हैं और अल्टीमेटली बैंकों का पैसा फंस जाता है। तो इन चीज़ों को, यानी कि NPA ना हो, बैंकों का पैसा ना फंसे, उसके लिए यहाँ पे आपका कुछ रूल्स रेगुलेशन लाया गया है कि अगर कोई भी कंपनी इस तरीके का फील कर रही है कि वो अपने घाटे को वापस नहीं रिवाइव कर सकते, तो उनको यहाँ पे बचाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेक्शन 7, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का है, उसको अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि कोई भी तरीके का प्रॉब्लम अगर 25 मार्च 2020 के बाद आ रहा है, वो भी 6 मंथ के लिए, तो उसको जो है नेक्स्ट ईयर तक आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। वहीं सेक्शन 10 और 9 की बात करें तो इसमें क्या है ना कि इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, जैसे कि मैं अगर बोल देती हूँ कि नहीं मेरे पास मेरे अपने ये चीज़ एनालाइज
कर लिया जाता है कि अब ये कंपनी, अमूल की कंपनी जो है ना, अब ये घाटे में चल रहे हैं, तो इसका जो है ना रिवाइव करने के लिए प्रोसेस करना होता है। तो ये फिनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर के द्वारा इसको प्रोसीडिंग में लाया जाता है। तो ये प्रोसीडिंग भी आपका रोका गया है, जो कि सेक्शन 7 और सेक्शन 9 के तहत किया जाता है। वहीं सेक्शन 10 की बात करें तो इसमें क्या है ना कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन जो प्रोसीडिंग है ये कॉर्पोरेट अप्लायंट के द्वारा ये किया जाता है, इनिशिएशन लिया जाता है, तो इसको भी आपको रोका गया है। यानी कि इस तरीके का अभी कोई भी काम नहीं किया जाएगा। जैसे कोई भी कंपनी अगर घाटे में चल रही है, क्योंकि घाटे में तो ऑब्वियस बहुत सारी कंपनी चल रही है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो पाया, सप्लाई और जो डिमांड का जो चेन था वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो गया। तो इस चीज़ को जो है ना इस चीज़ अभी जो है ना ये काम नहीं किया जा रहा है। यानी कि अभी ये चीज़ को रिवाइव करने का या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को जो है ना यहाँ पे आपका इनिशिएट करने का काम नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो है सेक्शन 7, 9 और 10 है। अब देखते हैं कि इस मूव से ये कितना ज़्यादा सही है। इकोनॉमिक स्ट्रेस आप लोग देख रहे हो, क्योंकि कोविड-19 के कारण है। इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे हैं, क्योंकि सप्लाई चेन का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि सारे लोग घर पे हैं। अब घर पे है तो ज़्यादा डिमांड भी नहीं है लोगों का। अनअवेबिलिटी है, लेबर की कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि सारे जितने भी माइग्रेंट लेबर थे मोस्टली अपने घर लौट गए हैं, अपने गाँव लौट गए। तो जो मेजर सिटीज़ है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि वहाँ है मेजर सिटीज़, जैसे आपकी दिल्ली है, मुंबई है, तो और भी जगह जहाँ पे लोगों की सस्ते लेबर की ज़रूरत होती है, तो वो सारे लोग जो है अब अपने गांव लौट चुके हैं। साथ ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है इनकम्प्लीट है। सर्विस सेक्टर की बात करें, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी देना है, एविएशन देना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है। बाई प्रोडक्ट अगर इस स्लो डाउन का देखें तो ये भी स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, और इससे जो है ना डेट जो है इंडियन कॉर्पोरेट में ये आपका डिफ़ॉल्ट होते जा रहा है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे टच यानी कि आईबीसी रिज्यूम की अगर बात करें तो ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है एक एंटिटी है, जिससे कि आपका इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलता है किसी कंपनी के अगेंस्ट में। इवन रिपेमेंट जो है वो डिले हो जाता है, एक दिन से भी डिले हो जाता है, तो इंसॉल्वेंसी आपका स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसको जो है रिवाइव करने में लग जाते हैं इस कोड के द्वारा। साथ ही कंसर्न क्या है, तो वैल्यू रिकवरी की अगर हम लोग देखें तो 221 रिजॉल्व केसेज है। तो यहाँ पे 221 रिजॉल्व केसेस अगर हम लोग आईबीसी के अंदर देखें तो इसमें से 44% जो अमाउंट ऑफ डेट है ना वो अब तक रिकवर किया गया है, जब से ये आपका 2016 में ये कानून आया है। तो हर एक केस को यहाँ पे रिजॉल्व किया जा रहा है। 4 केसेस जो कि आप देखोगे एंड अप इन लिक्विडेशन, वहीं पे रिकवरी जो है ना वो शार्पली फेल देखने को मिला है 15 to 25% भी। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आपका रिकवरी ही अच्छा हो रहा है, बल्कि रिकवरी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल भी देखने को मिल रहा है। तो ये भी है कि वैल्यू रिकवरी की यहाँ पे कंसर्न की जा रही है। ह्यूज लिटिगेशन प्रेशर होता है आपके जुडिशरी पे, जो जुडिशरी सिस्टम्स जो है वो भी यहाँ पे एबल नहीं हो पा रही कि इतना ज़्यादा जो केसेस आते जा रहा है इकोनॉमिक डाउन टर्न के बारे में, डाउन टर्न को लेकर, तो वो भी इसको हैंडल करने में थोड़े से इनकैपेबल दिख रहे हैं। तो इससे अगर हम लोग देखें कि क्या क्या कंसर्न है जिससे कि यहाँ पे आईबीसी को जो सस्पेंड किया जा रहा है, तो इससे क्या क्या कंसर्न निकल कर आ रहा है। सबसे पहले ये है कि बिना रेजोल्यूशन के तो फिर यही होगा कि आपका जो लाइबिलिटी है उसका कोई कुछ मीन्स यहाँ पे बलूनिंग जो कहते हैं ना, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ता जाएगा घटता जाएगा। तो एक क्या होता है कि ये चेकआउट करने के लिए आईबीसी था, लेकिन अगर आईबीसी सही से फंक्शन नहीं करेगा फिर बहुत सारे ऐसे कंपनीज रहेंगे ही जो कि आपके इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, और उनको टाइम पे जो मनी है, बैंकों का जो पैसा है, इतना वैल्यूड मनी है, वो कहीं ना कहीं रिकवर नहीं हो पाएगा। तो इससे जो एग्जिट है, कुछ बिजनेस जो एग्जिट करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, लॉकअप हो जाएगा उनका एसेट। तो ये सारी चीज़ें होगी जिससे कि वैल्यू और जो लेंडिंग है वो कहीं ना कहीं आपका जो लॉस है वो तो लॉस होगा ही, साथ ही इसकी वैल्यू भी डिट्रॉइट हो जाएगी। ठीक है। सेकंड यहाँ पे कंसर्न बताया जा रहा है कि अल्टरनेटिव डेट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना। सस्पेंशन जो है वो निगेट करेगा आपका जो 2 स्टेट ऑब्जेक्टिव है, फास्टर रिजोल्यूशन और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का, जो कि आईबीसी के द्वारा यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा और जो वैल्यू है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ किया जाएगा। तो ये काम इनके द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर ये काम नहीं करे तो इनके अलावा कुछ अल्टरनेट डेट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लाना चाहिए। साथ ही अगर एनपीए की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसा एसेट बैंकों का जो कि अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर बैड लोन भी आप लोग कह सकते हो, ऐसा लोन जो कि यहाँ पे बैंकों को वापस से रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम लोग कोई भी डेफिनेट या फिर टाइमली रिजोल्यूशन की कमी में अगर हम लोग देखें तो एनपीए जो बैंकिंग सिस्टम का है वो यहाँ पे बढ़ ही सकता है, ऑब्वियस है, क्योंकि अब तो कंपनीज को यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई भी नहीं है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड तो यही देखते थे कि बैंकों का जो एनपीए है वो बढ़ ना पाए, उनको जल्दी से जल्दी जो है इनिशियल स्टेज में ही रिकवर कर दे। तो इससे तो ऑब्वियस है कि एनपीए जो बैंकों की जो यहाँ पे
एनपीए है वो बढ़ सकता है, और इससे जो इकॉनमी है वो लंबे समय तक जो इकॉनमी की पोटेंशियल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है। साथ ही हाई प्रोविजन नॉर्म्स है बैंकों के लिए। आप लोग देख सकते हो कि जो रिजोल्यूशन है स्ट्रेस्ड एसेट का, उसकी अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें कि जो लेंडर है उनको ये ज़रूरत है कि एक प्राइमा फेसी रिव्यू यहाँ पे करे, यानी कि जितने भी डेट वगैरह यहाँ पे आपका जो कर्ज आ रहा है या फिर जो डिले देखने को मिल रहा है इम्प्लीमेंट में, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है सही तरीके से करना चाहिए। पोटेंशियल हो सकता है कि अब यहाँ पे मिसयूज़ करे, क्योंकि आईबीसी के अंदर देखें जो कि आज तक कभी फेल्ड नहीं हुआ है डिफ़ॉल्ट ऑकरिंग, जो कि यहाँ पे सस्पेंशन पीरियड में देखने को मिला। तो इससे क्या हो सकता है कि जो कंपनीज़ के प्रमोटर है वो उनके पास यहाँ पे कैपेसिटी होगा कि जो ड्यूज़ वगैरह है वो रिपे करे, और इससे क्या होगा कि वो डिफ़ॉल्ट करने का भी उनके ऊपर रह सकता है इस पीरियड में। तो यही बात है कि कुछ कंपनीज़ जो है आसानी से वो डिफ़ॉल्ट करके निकल जा सकते हैं, और इस तरीके का जो हम लोग यहाँ पे सस्पेंड किया गया है सेक्शन 7, 9 और 10, तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। सिर्फ पैंडेमिक रिलेटेड केसेस जो है उनको यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा पिन पॉइंट करना कि नॉन सर्विसिंग जो लोन्स है उनके रीज़न को। साथ ही एडवर्सली अफेक्ट भी होगा जो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर है, तो वो यहाँ पे उनको भी एडवर्सली अफेक्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे नो सस्पेंशन अगेंस्ट पर्सनल गारंटर ऑफ ए कंपनी। तो अगर कोई डायरेक्टर है या फिर कंपनी के प्रमोटर है तो उनको यहाँ पे एक पर्सनल गारंटी यहाँ पे दिया जाएगा लेंडर्स का, जिससे कि वो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी कोड जो है ना वो यहाँ पे ले सके, इंसॉल्वेंसी कोड को, वो भी आईबीसी के अंदर भी। तो ये जो नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस है उसको यहाँ पे किसी भी तरीके का ग्रांट रिलीफ नहीं किया जाएगा इस तरीके के एप्लीकेंट का। जहाँ पे रिजोल्यूशन प्लान्स जो है रिसेंटली अप्रूव्ड हुआ है, तो उनकी जो एबिलिटी है जिसमें कि जो सेट प्लान्स है वो इम्प्लीमेंट होगा, तो ये डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट किया हो सकता है। तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, यानी कि सस्पेंशन जो इस तरीके का किया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है कंपनीज़ को बढ़ावा मिल रही है कि जो छोटे कंपनी है, जो डिफ़ॉल्ट कंपनी है, वो चाह के डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, बैंकों का एनपीए बढ़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी ज़्यादा बहुत तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो सकती है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि आईबीसी की है, क्योंकि ये आपका जो है प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कवर देखें कि आईबीसी के अंदर किसको किसको कवर किया जा रहा है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल होंगे, सारे कंपनीज़ है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप फर्म्स है। सेकंड है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, देखें कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे अथॉरिटी है जो कि यहाँ पे फैसला सुनाएंगे अगर कोई भी कंपनी इस तरीके से आपका इंसॉल्वेंट होते। तो दो तरीके का आपको देखने को मिलेगा, एक है एनसीएलटी बनाया गया है यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और एक है डीआरटी यानी कि यहाँ पे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं, कोई भी कंपनी में अगर इस तरीके का आपका इंसॉल्वेंट हो रहा है और उसको रिजॉल्व करना है, तो वो यहाँ पे एनसीएलटी के अंदर देखा जाता है। और कोई भी इंडिविजुअल अगर डिफ़ॉल्ट करे, जैसे माल्या टाइप के लोग, तो उनको यहाँ पे डीआरटी में देखा जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म और जो इंडिविजुअल के लिए डीआरटी है, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है, ये प्रोसेस आपका इनिशिएट किया जाता है किसी भी स्टेक होल्डर्स के द्वारा, यानी कि किसी भी स्टेक होल्डर का जो कि उस फर्म में होंगे। साथ ही ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि जो फैसला देने वाले अथॉरिटी एनसीएलटी और डीआरटी अगर एक्सेप्ट करते हैं, तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हो जाता है और ये अपॉइंट किया जाता है, यानी कि आईपी को अपॉइंट करके फिर ये काम आपका आगे बढ़ता है। जो पावर है मैनेज करने का और यहाँ पे फर्म के बोर्ड का, तो ये ट्रांसफ़र किया जाता है क्रेडिटर के कमेटी को, सीओसी, जिसमें कि आपके सारे फिनेंशियल क्रेडिटर भी होते हैं। आईपी की अगर बात करें, यानी कि आपका इंसॉल्वेंसी अगर प्रोफेशनल की बात करें, तो वो भी यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वेदर जो कंपनी है उनको रिवाइव करना है या फिर लिक्विडेट करना है। यानी कि ऐसा देखते हैं वो कि कंपनी में जो डेट जा रहा है, कर्जे जा रहे हैं, क्या वो रिवाइव करने के कंडीशन में है या फिर कंपनी को जो है पूरी तरीके से बंद ही कर देना है। तो यहाँ पे जो है वो पार्टी को चूज़ करते हैं जो बेस्ट रिजोल्यूशन प्लान लेकर आए, और उनके द्वारा जो है, यानी कि जो क्रेडिटर के मेजोरिटी है उनके द्वारा ये एक्सेप्ट किया जाता है, और वो ये इस फर्म के मैनेजमेंट भी देखते हैं। जो लॉ है, कानून है, उसके द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि ये जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो यहाँ पे 180 डेज़ में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 6 मंथ में। अगर ये एक्सटेंड करना है तो 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड किया जाएगा अगर केसेस थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे तो। और डिसीजन अगर ये आपका विद इन द टाइम फ्रेम में नहीं होगा तो फर्म को फिर यहाँ पे लिक्विडेट कर देना होगा, यानी कि जो है वो आपका किसी भी तरीके से मीडिएट प्रोसेस के थ्रू उसको ख़त्म कर देना होगा। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपका आईबीसी का फीचर्स है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टरनेटिव मेथड अगर देखें कि और भी ज़्यादा डेट रिकवरी करने के लिए, क्योंकि एनपीए की जो इशू है वो आज से नहीं है, काफ़ी सालों से है। अगर आप लंबे समय से न्यूज़पेपर और न्यूज़ पे इंटरेस्ट रखते हो तो आप लोग को ये पता चल रहा होगा कि कांग्रेस के टाइम से भी ये आपका जो है ना इस तरीके की प्रॉब्लम थी बैंकों की, लेकिन ये हाईलाइट कब से हुई, जब से आपकी एनडीए की सरकार आई। बीजेपी की सरकार ने इस चीज़ को बाहर निकाल के लाया, बीजेपी की सरकार ने इस चीज़ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी किया। तो अल्टरनेटिव प्रेशर देखते हैं, मेथड देखते हैं कि और भी क्या है। तो सरफेसी एक्ट हम लोग पढ़े थे लास्ट, जो मुझे लगता है मई मंथ के इकोनॉमिक सेक्शन में था।
सरफेसी एक्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो ये है जिसमें कि आपका कोई भी कंप्लेन को फाइल किया जाता है, वो भी अगर ऐसा लगता है कि कहीं भी एनपीए हो चुका है तो उसको नेगोशिएट किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। उसके बाद कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम अंडर सेक्शन 230 232 जो कि कंपनी एक्ट का है। तो ये स्कीम प्रोसेस है जिसको कि यहाँ पे डेटर इन पोसेसन है, और स्कीम जो कि बाइंडिंग है सारे कंपनीज में और सारे क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में है। ठीक है, तो ये दो आपको देखने को मिलेगा कि अल्टरनेटिव यहाँ पे रखा भी गया है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि इंडिया को अब यहाँ पे अच्छा करना होगा, जितने भी कंसर्न है उनको एड्रेस करके। कुछ और कंट्रीज़ भी है जो कि इस तरीके के बैंक्रप्सी कर्व को यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि जर्मनी में अगर देखें तो वहाँ पे दो कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई किया जाता है कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा सस्पेंशन के लिए। पहला क्या है कि अगर सस्पेंशन किया जा रहा है तो इंसॉल्वेंसी का जो रीज़न है ना वो यहाँ पे अगर पैंडेमिक को इफेक्ट करेगा तो उसी के ऊपर बेस्ड होता है, कि ऐसा नहीं है कि इंसॉल्वेंट का जो यहाँ पे आपका रीज़न है वो कहीं ना कहीं हमारे पैंडेमिक को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो स्क्रूटनी किया जाता है जिसके थ्रू जो है फिर कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया जाता है। वहीं अगर यूके की बात करें तो यहाँ पे जो है मच शॉर्टर जो मोराटोरियम है उसको यहाँ पे अलाउ किया जाता है बिना किसी क्रेडिटर अप्रूवल के। सिंगापुर की बात करें तो यहाँ पे जो है मोराटोरियम को बेनिफिट दिया जाता है, और जो कॉर्पोरेट डेब्टर है उनको भी यहाँ पे जो है प्रूव करना होता है कि वो यहाँ पे अनेबल है कि इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट को वो परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 की पैंडेमिक चल रही है। तो दूसरी कंट्रीज़ में भी ऐसे ही है, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी जो है बातों के अल्टरनेटिव मेथड का नहीं हो उस तरीके से वो यहाँ पे बंद नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ सस्पेंड कर दिया गया, बट सस्पेंड करने से पहले देयर शुड बी एन अल्टरनेटिव मेथड जिसको कि इस तरीके से इस्तेमाल करें, अदरवाइज जो इश्यूज़ है, जो कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और फिर हमारे लिए और नेगेटिव एक डबल जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि ऐसे ही हम लोग के पास कम प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोविड-19 के कारण जो है हमारी सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, सारी सेक्टर्स जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। तो अगर इकोनॉमी को आप लोग को सही तरीके से लेकर चलना है तो इंसॉल्वेंसी एंड जो बैंक्रप्सी कोड को अगर समटाइम्स के लिए ये आप लोग सस्पेंड कर रहे हो तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड रख के चलना है। क्योंकि हम लोग को ये दूसरे कंट्रीज से भी देखने को मिल रहा है, जर्मनी, यूके, सिंगापुर, उसमें भी यही तरीके का काम किया जा रहा है कि वो लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको आईबीसी को सस्पेंड करके कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले दिनों में कोविड-19 के संभालते संभालते जो है हमारी बैंकों की स्ट्रक्चर जो है और ज़्यादा बर्बाद हो जाए। फाइनली ऐसा देखा जा रहा है कि जो सस्पेंशन है आईबीसी का, गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ नेसेसरी रिफॉर्म्स लाना चाहिए, कुछ अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। और इसके एब्सेंस में क्या है कि जो फिनेंशियल हेल्थ है कंपनी का वो यहाँ पे डिटोराइट हो सकता है, जिससे कि हमारी वैल्यू डिस्ट्रक्शंस हो सकती है, जिससे कि अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आ सकता है। तो ये जो मूव्स कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग मूव्स नहीं है, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पे एनालाइज कर चुके हो, कर लिए होंगे अब तक कि कितना ज़्यादा कंसर्न इससे निकल कर आ सकता है। जब हमारे यहाँ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड होते हुए भी नीरव मोदी जैसे लोग निकल कर आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे विलफुल डिफॉल्टर निकल कर आ जाते हैं, तो इस तरीके के कोड को अगर हम लोग कुछ समय के लिए भी सस्पेंड करते हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि ऐसे टाइम पे जहाँ पे हर कोई सोच रहा होगा कि कैसे अपने जो डेट है, अपने जो कर्जे है उसको कैसे शॉर्ट आउट करे, तो ऐसे में तो बहुत सारी कंपनीज़ को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा ना कि वो एक गलत तरीके से अपने कंपनीज़ को शॉर्ट आउट करेंगे। तो इट शुड नॉट बी देयर। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2020 से। तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल है इस बार, इकोनॉमी में ऐसे ही बहुत आर्टिकल होते हैं, तो 4-5 पार्ट तो ऐसे ही आपके बढ़ जाते हैं। ओके, सो उससे आप लोग को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, आप लोगों से पढ़ने पे फोकस कीजिए, टॉपिक्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीट होनी चाहिए। सो आज के लिए बस इतनी ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो मेक श्योर कि आप लोग जो है कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।